हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरंभ कोचिंग योर करियर मोल्डर्स की फ्री एजुकेशन टू ऑल मुहिम में। इस प्लेटफॉर्म पे आप पाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब हम आपके लिए लेके आए एक सरप्राइज, और ये सरप्राइज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक फर्स्ट ईयर में इसी साल एडमिशन ले रहे हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आए एक सब्जेक्ट जो कि सभी ब्रांचेज में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या कोई भी ब्रांच हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। और इस सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट के यूनिट वाइज सारे के सारे लेक्चर अब आपको मिलने वाले हैं फ्री हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इन लेक्चर्स को डिजाइन करते हुए हमने एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का सिलेबस ये लेक्चर कवर करता है। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए यूनिट 1 जो है डीसी नेटवर्क। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी फ्री एजुकेशन टू ऑल मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। और ये मदद आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे अपने साथियों के साथ में शेयर करके, लाइक करके, और हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप अपने कमेंट्स दे करके। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज के हम इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट इसकी जो कि डीसी सर्किट है उसको कंसीडर कर रहे हैं। इस यूनिट के अंदर जो मेन कंटेंट आप लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एलिमेंट, द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। यू विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज लाइक वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। यू विल ऑल्सो स्टडी द किरचॉफ्स करंट एंड voltage law which you have already studied in class 12. The series parallel circuits, node voltage method for solving of the different circuit, mesh current method, the different theorems like superposition, Thevenin, Norton and maximum power transfer we will study in this यूनिट। ओके, तो आइए शुरू कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी सर्किट। सो व्हाट इज ए डीसी सर्किट? डीसी सर्किट क्या होता है? सबसे पहले तो एक ये समझिए कि सर्किट क्या होता है। डीसी सर्किट पे बाद में आएंगे। सर्किट क्या होता है? कोई भी ऐसा पाथ जिसके अंदर करंट फ्लो हो सके। करंट का फ्लो होगा जबकि वो पाथ क्लोज होगा। ओपन सर्किट के अंदर किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि सर्किट वही होगा जो कि एक क्लोज पाथ होगा। ओके, तो डीसी सर्किट क्या होगा? कोई भी एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर से डीसी करंट फ्लो हो जाए। द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय ए डायरेक्ट करंट और डीसी करंट इज कॉल्ड डीसी सर्किट। ओके, अब किसी भी सर्किट में, चाहे वो डीसी सर्किट हो या एसी सर्किट हो, उसके अंदर जो है सबसे एसेंशियल चीज है एक पावर सोर्स होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरीके से डीसी सर्किट के अंदर पावर सोर्स कैसा होगा? वो डीसी टाइप का पावर सोर्स होगा। इट में बी ए बैटरी डीसी सोर्स होता है, या फिर डीसी जनरेटर डीसी सोर्स होता है। तो जो डीसी सर्किट होगा उसके अंदर या तो आपको बैटरी मिलेगी लगी हुई, या फिर एक डीसी जनरेटर मिलेगा। द सोर्स सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लोड विच कन्वर्ट्स इनटू हीट और एनी अदर फॉर्म लाइक लाइट एक्सेट्रा। जो भी सप्लाई आप सर्किट को देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी काय में? दूसरे एनर्जी की किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जैसे कि या तो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, या लाइट में कन्वर्ट हो सकती है, या साउंड में कन्वर्ट हो सकती है, या दूसरे किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डीसी सर्किट कि कोई भी ऐसा सर्किट जिसके अंदर से, कोई भी ऐसा क्लोज्ड सर्किट जिसके अंदर से डीसी करंट फ्लो हो सकता है, डीसी सर्किट कहलाता है। आगे देखते हैं इसमें कुछ और चैप्टर को शुरू करने, यूनिट को शुरू करने से पहले आपको कुछ और डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो बेसिक डेफिनेशन से एक बार हम रिव्यू करते हैं। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज द सर्किट। सर्किट क्या है? जैसे कि अभी हमने बात की, सर्किट एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जिसके अंदर से करंट हमारा फ्लो हो सकता है। सेकंड वन इज पैरामीटर्स। व्हाट आर द पैरामीटर्स? पैरामीटर मीन्स द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। डिफरेंट कंपोनेंट जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं, या डिफरेंट एलिमेंट जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं, वो कहलाते हैं इसके पैरामीटर। जैसे कि किसी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, या एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी उस सर्किट के पैरामीटर कहलाते हैं। तो मतलब पैरामीटर क्या हुए? पैरामीटर ऑफ सर्किट इज कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, ओके, या एलिमेंट ऑफ द सर्किट। नाउ नेक्स्ट इज द लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट कौन से होते हैं? दो तरीके के सर्किट होते हैं हमारे पास में। लीनियर सर्किट होता है, नॉन लीनियर सर्किट होता है। लीनियर सर्किट कौन से होते हैं? लीनियर सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनके की पैरामीटर
पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं, जिनके पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, जो कि वोल्टेज और करंट के चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होते, ऐसे सर्किट लीनियर सर्किट कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट कौन से होंगे, जो सर्किट लीनियर नहीं होंगे वो नॉन लीनियर होंगे। लीनियर सर्किट कौन से थे, जिनके की पैरामीटर्स या जिनमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो कांस्टेंट हो, मतलब जो वोल्टेज और करंट के साथ में चेंज नहीं हो। तो नॉन लीनियर में क्या जाएंगे, मतलब ऐसे सर्किट जिनके अंदर ऐसे पैरामीटर्स हो या जिनके पैरामीटर वोल्टेज और करंट के चेंज होने पे चेंज हो जाए, नॉन लीनियर सर्किट कहलाएंगे। द नेक्स्ट इज द बाइलैटरल सर्किट। बाइलैटरल सर्किट क्या होते हैं, अ बाइलैटरल सर्किट इज वन हुज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम इन आइदर डायरेक्शन, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बोथ डायरेक्शन में, माने करंट की अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो भी उसकी प्रॉपर्टीज में या कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, उस कंडीशन में हम ऐसे सर्किट को बोलते हैं बाइलैटरल सर्किट। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं बाइलैटरल सर्किट। नेक्स्ट इज दी यूनिडायरेक्शनल सर्किट। यूनिडायरेक्शनल सर्किट कौन से होंगे, जो बाइलैटरल सर्किट के जस्ट अपोजिट होंगे, मतलब जो केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करें, माने ऐसे सर्किट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पे कुछ और होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में अगर उनमें करंट हम फ्लो करें तो उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी। तो ऐसे सर्किट्स को हम यूनी डायरेक्शनल सर्किट कहते हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है डायोड। डायोड क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में तो कंडक्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग आती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आती है, और रिवर्स बाइज कंडीशन में वो ऑफ कंडीशन में या नॉन कंडक्शन मोड में होता है या रिवर्स बाइज मोड में होता है, तो उस कंडीशन में वो कंडक्ट नहीं करता है, तो तब उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बाइज के कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यूनिडायरेक्शनल सर्किट का। नेक्स्ट इज दी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स कनेक्टेड इन एनी मैनर। एनी मैनर मींस वो सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, या सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाटसोएवर। तो इस तरीके के सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क भी दो टाइप के होते हैं, पैसिव नेटवर्क होता है और एक्टिव नेटवर्क होता है। जिस तरीके से लिविंग एंड नॉन लिविंग दो तरीके की थिंग्स होती हैं, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क भी दो तरीके के होते हैं, पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क कौन से होते हैं, पैसिव नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जिनके अंदर की किसी भी तरीके का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं होता या कोई भी ईएमएफ सोर्स उनसे कनेक्टेड नहीं होता, ऐसे नेटवर्क पैसिव नेटवर्क कहलाते हैं। और एक्टिव नेटवर्क कौन से नेटवर्क कहलाते हैं, एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क कहलाते हैं जिनमें की कोई ना कोई ईएमएफ सोर्स कनेक्टेड रहता है, तो ऐसे नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क कहलाते हैं। नेक्स्ट इज नोड। नोड क्या होता है, अब ये सर्किट के कुछ एक पार्ट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए। नोड क्या होता है, नोड एक जंक्शन है। जंक्शन माने कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर की किसी सर्किट की दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आकर के जुड़ रहे हैं, तो नोड एक जंक्शन है जहां पर की सर्किट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आकर के कनेक्ट होते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है इसमें देखिए, दिस पॉइंट बी, दिस इज ए नोड। नोड की डेफिनेशन क्या है, नोड एक जंक्शन है, बी नोड है। क्यों, क्योंकि नोड की डेफिनेशन क्या है कि नोड इज ए जंक्शन इन ए सर्किट वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इस वाले पॉइंट पे देखिए दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, यहाँ पे मोर देन टू होंगे वो नोड हो गया, तो दिस इज ए नोड, दिस इज ऑल्सो ए नोड, डी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ए नोड। ओके, तो नोड क्या होता है, नोड किसी भी सर्किट के अंदर वो जंक्शन होता है या वो पॉइंट होता है जहां पर की उस सर्किट के टू और टू से ज्यादा एलिमेंट्स आकर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच होता है कोई भी दो जंक्शन के बीच का पार्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ए जंक्शन हो गया, ये जंक्शन बी हो गया, और इसके बीच का जो पार्ट है जहां पर कि ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये क्या हो गया, ये हो गई ब्रांच। ए बी क्या हो गई, इस सर्किट की ब्रांच। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लूप। सो व्हाट इज द लूप, लूप इज ए क्लोज पाथ इन ए सर्किट इन विच नो एलिमेंट और नोड इज कनेक्टेड मोर देन वंस। माने एक ऐसा पाथ सर्किट के अंदर जिसमें कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी नोड एक से ज्यादा बार नहीं आए। जैसे यहाँ पर ये लूप हो गया, ये ए बी डी ए, ये दिस इज ए लूप, ए बी डी ए, दिस इज ए लूप, दिस इज ऑल्सो ए बी सी डी, दिस इज ऑल्सो ए लूप, दिस इज ऑल्सो ए लूप। नाउ मैश,
अब मैश क्या होता है? मैश भी लूप की तरह ही होता है, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन अलग है। मैश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता। मैश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता। जैसे ये एक लूप हो गया, ए बी डी, बी सी डी एक लूप हो गया, ए बी सी डी ए एक लूप हो गया। लेकिन जो मैश होगी तो यहां पर आप देखिए, यहां पे केवल आपको दो ही मैश दिखाई देंगी। एक मैश तो ये है और दूसरी मैश ये है। तो मतलब मैश क्या है? It is a loop that contains no other loop within it. Okay, so this is the definition of mesh. Now come to the next. Next is the classification of the network element. So network element दो तरीके से classify किए जा सकते हैं. First one is the active element and other one is the passive element. तो active elements कौन से होते हैं? The active element which supply energy to the network are called active element. ऐसे elements जो कि नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई करते हैं, ऐसे एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। The active एलिमेंट्स में भी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और द कांस्टेंट करंट सोर्स, ये क्या तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या कांस्टेंट करंट सोर्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके के सोर्स हो सकते हैं। इसका ये वोल्टेज और करंट सोर्स आपस में म्यूचुअली ट्रांसफरेबल हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट कौन से होंगे? जो एक्टिव एलिमेंट नहीं होंगे वो पैसिव एलिमेंट होंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं उसके जस्ट जो अपोजिट एलिमेंट होंगे वो पैसिव एलिमेंट होंगे। तो मतलब इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द पैसिव एलिमेंट विच रिसीव एनर्जी फ्रॉम द नेटवर्क। एक्टिव एलिमेंट कौन से थे? जो कि नेटवर्क को एनर्जी दे रहे थे। पैसिव एलिमेंट कौन से होंगे? जो कि नेटवर्क से एनर्जी लेंगे। जैसे कि रेजिस्टेंस उसमें कनेक्टेड हो गया जो कि एनर्जी उससे ले रहा है और उसको से रिसीव्ड एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। द अदर एग्जांपल इज द इंडक्टर और द कैपेसिटर। सो दीज ऑल पैरामीटर्स आर द एग्जांपल ऑफ passive elements. Now come to that is the component of some other component of the DC network. For a DC network only resistance are connected in the inductance and the capacitance are relevant only in the AC network. But we will study the definition of all the three components. The resistance क्या होता है कि resistance जैसा कि इसके नाम से पता लगता है resist मतलब अपोज करना, माने किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण की वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का अपोज करे, वो क्या कहलाएगी? उसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी। इसकी यूनिट होती है ओम। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण की वो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज होने का अपोज करे। इसकी यूनिट होती है हेनरी। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन इट। अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, ये कहलाती है कैपेसिटेंस ऑफ एनी मटेरियल। इसकी यूनिट होती है फैराड। कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस थी जो कि हमको किसी भी नेटवर्क को पढ़ने से पहले या नेटवर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले या उसके बारे में जानने से पहले हमको जानना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज द सोर्स। तो दो तरीके के सोर्स होते हैं यहाँ पर सप्लाई देने के लिए या एनर्जी देने के लिए किसी नेटवर्क को। तो फर्स्ट वन इज द वोल्टेज सोर्स एंड अदर वन इज द करंट सोर्स। Now come to the next is the source transformation। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी वोल्टेज सोर्स को कई बार सर्किट्स को हमको सिंप्लीफाई करने के लिए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो करंट और वोल्टेज सोर्स को आपस में ट्रांसफॉर्म करना, एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो जैसे तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में यहाँ कन्वर्ट किया है। तो इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया? यहाँ पे जो वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस है, तो ये सर्किट के अंदर टर्मिनल पे कितना करंट फ्लो करेगा उसके हिसाब से इसका करंट सोर्स, करंट की कितनी वैल्यू आएगी, उस तरीके से जो है हम इसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किस तरीके से कैलकुलेशन होती है अभी हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें देखेंगे हम किस तरीके से इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरीके से एक करंट सोर्स को, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है। दिस इज द रेजिस्टेंस R। आइए कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स शोन इन फिगर टू ए करंट सोर्स। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है और कहा गया है कि इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है हमको। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सप्लाई वोल्टेज जो हमको यहाँ पे गिवन है दैट इज Vs इज इक्वल टू 5 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है दैट इज Ri इज इक्वल टू 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम का मतलब हुआ 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। अब इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इसका कैसा सर्किट होगा, हमको सर्किट इस तरीके का डिजाइन करना होगा कि ये हमारा करंट सोर्स हो गया और इस करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा कितना रहेगा, वो 1 किलो ओम का। ये रेजिस्टेंस हमको गिवन है 1 किलो ओम का, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे। ओके, अब हमको इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से कितना करंट लेगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज मिले या इन आउटपुट टर्मिनल पे उतना ही वोल्टेज मिले जितना कि इस वोल्टेज सोर्स के कारण यहाँ पे मिल रहा। ओके, तो यहाँ से इस करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो इस करंट की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू Vs अपॉन Ri एंड दिस इज इक्वल टू Vs की वैल्यू हमको गिवन है 5 वोल्ट एंड Ri इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3। इट मीन्स ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर और इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो इस करंट सोर्स की जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी 5 मिली एम्पियर। ओके, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स और यहाँ पे एक वोल्टेज दिया हुआ है 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस और हमका इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालना है। तो इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसका जो सर्किट बनेगा वो कैसा रहेगा कि एक करंट सोर्स, ये करंट की डायरेक्शन रहेगी और इस करंट सोर्स के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आएगा। सो दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the value of this current source. So here the given data is Vs supply voltage is 18 volt and resistance is 3 ohm. So the value of current I is equal to Vs upon Ri, that will be equal to 18 upon 3. So equal to 6 ampere. So the value of this current source is 6 एम्पियर। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कन्वर्ट द करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। अभी तक हमने किया वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट किया करंट सोर्स में। अब हमको यहाँ पे दिया गया है कि इस करंट सोर्स दिया गया है और हमको वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखें। तो इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यहाँ पे हमको गिवन डेटा है, सप्लाई करंट गिवन है हमको 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R इज इक्वल टू 10 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ये इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो दिस इज 10 ओम। अब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। सो V इज इक्वल टू I की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है IS गिवन है 3 एम्पियर और इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, तो इज इक्वल टू 30 वोल्ट ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 30 वोल्ट रहेगी और पोलरिटी प्लस माइनस ये रहेगी। नाउ अगेन, सो नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द करंट इन 14 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क। ये एक नेटवर्क हमको गिवन है और इसमें इस 14 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक करंट सोर्स यहाँ दिया है, एक करंट सोर्स यहाँ दिया है, इसके पैरेलल में ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। सो हियर सपोज दिस इज I1, so I1 इज इक्वल टू 20 एम्पियर और इसको हम रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R1, so R1 इज इक्वल टू 2 ओम। तो इसके इक्विवेलेंट अगर हम वोल्टेज देखें तो कितना आएगा वोल्टेज हमारे पास में, ये आएगा V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो फर्स्ट वोल्टेज सोर्स तो हमारे पास में V1 आ गया 40 वोल्ट। ओके, इसी तरीके से हम इस वाले करंट सोर्स को भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट की वैल्यू हम मान लेते हैं I2 और दिस इज इक्वल टू 6 एम्पियर एंड दिस रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट मान लेते हैं हम, ये R2 है एंड इट इज 10 ओम। सो द सेकेंडरी ब्रांच का जो वोल्टेज सोर्स है वो जाएगा, मान लिया हमने V2 है, तो दिस इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 और I2 की वैल्यू 6 एम्पियर, R2 की वैल्यू 10 ओम इज इक्वल टू 60 वोल्ट। अब हम इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट ड्रॉ करें तो हमको इक्विवेलेंट सर्किट जो मिलेगा वो मिलेगा हमको यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 40 वोल्ट। तो ये 40 वोल्ट हो गया और इसके साथ में सीरीज में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा 2 ओम का, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। इसके बाद में ये 14 ओम का रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये 14 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने। और इसके बाद में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद में इस करंट सोर्स को हमने कन्वर्ट किया वोल्टेज सोर्स में, इसकी वैल्यू आई 60 वोल्ट, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ओके, और इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो गया। दिस इज 60 वोल्ट प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हमने इसकी पोलरिटी को सेट किया हुआ है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन था, तो इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव रखा, और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें, आप कैलकुलेट करें कि यहाँ से कितना करंट, इस 14 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट आई फ्लो होगा। मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, इस करंट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सिंपल सीरीज सर्किट है, और यहाँ पर ये दो बैटरीज, ये 60 वोल्ट की बैटरी और ये 40 वोल्ट की बैटरी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कैसे है? क्योंकि इस बैटरी की पॉजिटिव प्लेट इस बैटरी की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज ए सीरीज कनेक्ट। तो सीरीज में टोटल जो पोटेंशियल होगा बैटरीज का वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज तो सर्किट का ये आ गया, और चूंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा इसको हमने लिख लिया V टोटल, और टोटल रेजिस्टेंस तो ये कैलकुलेट होके आएगा हमारा 2 ओम प्लस 14 ओम प्लस 10 ओम, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 26 ओम। तो 26 ओम ये आ गया। तो अब हम टोटल करंट यहाँ से जो फ्लो होगा आई वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल करंट होगा आई इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R टोटल, और ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू V टोटल की वैल्यू 100 अपॉन 26। तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा हमारा 3.84 एम्पियर। तो दिस इज आवर आंसर। तो यहां से जो करंट 14 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा दैट इज 3.84 एम्पियर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। सो एक्चुअली किरचॉफ के दो नियम है, पहला नियम करंट के लिए और दूसरा नियम वोल्टेज के लिए है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो करंट के लिए, जिसको कि हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको किरचॉफ्स पॉइंट लॉ भी बोला जाता है, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम KCL। K मींस किरचॉफ, C मींस करंट, L मींस लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर किसी नोड या जंक्शन पे इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स का एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि किसी भी सर्किट में किसी जंक्शन या किसी नोड पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी सर्किट के अंदर किसी नोड या किसी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। मान लीजिए कि ये कोई नोड है किसी सर्किट का, और ये नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए कि एक करंट यहाँ पे ये इनकमिंग है, इसको मान लिया हमने I1, और ये करंट एक आउटगोइंग है, ये हमने मान लिया I2। ये एक तीसरा करंट है I3, ये आउटगोइंग है। ये एक चौथा करंट है, ये इनकमिंग करंट है I4। एक पांचवा करंट हमने मान लिया, ये आउटगोइंग करंट है I5। तो इस नोड पे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू KCL जो एल्जेब्रिक सम होगा इसका, इन टोटल करंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा, या टोटल इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम जो होगा को इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट क्या है? I1 इनकमिंग करंट है, तो I1, और I4 इनकमिंग करंट है तो प्लस I4, और I2, I3, I5 ये आउटगोइंग करंट है, तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ होगा कि इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या दूसरे शब्दों में इसको कहें हम तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। इसमें एल्जेब्रिक सम निकालते समय हमेशा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन का, कि नोड या जंक्शन की तरफ जो इनकमिंग करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो आउटगोइंग करंट है या जो करंट लीव कर रहा है, जो लीविंग करंट है जंक्शन का, उसको हम नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन जब भी एल्जेब्रिक सम निकालते हैं। तो एल्जेब्रिक सम अगर हम निकालें तो I1 इनकमिंग करंट है तो इसको पॉजिटिव साइन देंगे, I4 इनकमिंग करंट है तो इसको पॉजिटिव साइन देंगे, I2 आउटगोइंग करंट है तो इसको नेगेटिव साइन देंगे, I3 आउटगोइंग करंट है तो उसको भी नेगेटिव साइन देंगे, और I5 आउटगोइंग करंट है तो इसको भी नेगेटिव साइन देंगे। माने इन सबका ये हुआ एल्जेब्रिक सम, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, सिग्मा I समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू
0। एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो समेशन होगा ये हमेशा एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब कि ये साइन कन्वेंशन के साथ में होगा, और साइन कन्वेंशन लेते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि नोड की तरफ जो इनकमिंग करंट है, जो भी करंट नोड की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, और जो करंट नोड को लीव कर रहा है या नोड से या जंक्शन से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव साइन देना है। फिर एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए सर्किट के अंदर सोर्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जो सोर्स से करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है हमको वही कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स करंट लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज होगा उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होगा। टोटल वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो भी सोर्सेस हैं प्लस जो भी वोल्टेज ड्रॉप उसमें हो रहा है उनका एल्जेब्रिक सम ऑलवेज 0 होगा। जैसे कंसीडर करें हम कि हमें एक ये सर्किट दिया गया है और इसमें हमको मान लीजिए कि एक ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर है, मान लिया हमने कि इसका वैल्यू है V1, एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू मान ली हमने R1 है, इसके साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू हमने मान ली R2 है, और ये इस तरीके से ये क्लोज हो गया। ओके, तो इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कि वो करंट I होगा। तो अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ईएमएफ का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर इसका वोल्टेज सम करें हम तो कितना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक तो वोल्टेज ये मिल रहा है सर्किट में, अगर हम फॉलो करते हैं पाथ को तो सबसे पहले हमको मिलता है V1, प्लस इसके बाद में हमको मिलेगा एक ये रेजिस्टेंस मिलेगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा कितना, I इंटू R1। ओके, तो I इंटू R1, फिर उसके बाद में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज I इंटू R2, तो प्लस I इंटू R। तो इस तरीके से अगर और भी पैरामीटर होते या और भी वोल्टेज सोर्स इसके अंदर लगे हुए होते तो उनको भी हम इसी तरीके से ऐड करते हुए चले जाते, और इनका ये टोटल सम होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा V या सिग्मा E प्लस सिग्मा IR ड्रॉप इज इक्वल टू ऑलवेज 0। सो दिस इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL अप्लाई करते समय हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, यहां से इस वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट किया था, या हम ये कह सकते हैं कि हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो हमको इस लूप के अंदर या इस सर्किट के अंदर या इस मैश के अंदर ट्रेवल करते हुए वापस इसी पॉइंट तक वापस आना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज साइन। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी सर्किट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी बैटरी का या उसके रेजिस्टेंस में जो भी ड्रॉप हो रहा है उसका हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाएं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, किसी भी सर्किट को सॉल्व करते समय वहां पे KVL लगाते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि बैटरी का जो साइन कन्वेंशन है वो इंडिपेंडेंट होता है करंट की डायरेक्शन से। माने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं इस बैटरी की इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो नेगेटिव प्लेट से जब बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ हम मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज में हमेशा राइज आएगा। तो वोल्टेज में राइज आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम बैटरी को या EMF सोर्स को हमेशा पॉजिटिव साइन देंगे। इसके अपोजिट अगर देखिए इस तरह की कंडीशन बनती है कि हमारा मोशन का डायरेक्शन तो जो है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में वोल्टेज में फॉल आएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा नेगेटिव साइन हम कंसीडर करके चलेंगे। इसके अपोजिट देखिए रेजिस्टेंस में अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस में जो IR ड्रॉप होगा या वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा तो उसमें साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, उसमें साइन कन्वेंशन ये रहेगा कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो अब मान लीजिए कि ये हमारी मोशन की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ जाएंगे हम, तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था वोल्टेज में फॉल होगा तो यहाँ पे भी हमको फॉल इन वोल्टेज मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने शो किया हुआ है V इजिकल टू माइनस I इंटू R, जहां पे माइनस साइन शो करता है फॉल इन वोल्टेज।
इसके अपोजिट देखिए यहाँ पे मान लिया हमने कि ये वाला टर्मिनल रेजिस्टेंस का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और मोशन की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो इस कंडीशन में जो मोशन की डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, मोशन की डायरेक्शन हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ली है और लेकिन जो करंट की डायरेक्शन इसके अंदर होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा तो माने यहाँ पे राइज इन वोल्टेज होगा। तो रेजिस्टेंस के केस में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो साइन हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने शो किया हुआ है प्लस v इजिकल टू प्लस आई इंटू आर, और इसके अपोजिट पहले वाले केस में शो किया हुआ हमने माइनस v इजिकल टू माइनस आई इंटू आर। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करते समय बैटरी के केस में और रेजिस्टेंस के केस में साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे। आइए साइन कन्वेंशन को हम एक सर्किट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में ये सर्किट है और हम इस पॉइंट से ट्रेवल करना इस सर्किट के अंदर शुरू करेंगे पॉइंट ए से। अब यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट ब्रांच के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो हमको गिवन है ए टू बी, और हमारे जो ट्रेवल की डायरेक्शन जो हमने कंसीडर की है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस ब्रांच के अंदर जो डायरेक्शन हुई करंट की और ट्रेवल की दोनों सेम हुई, और जो की है ए से बी की तरफ। तो जब ट्रेवल करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें फॉल होगा, पोटेंशियल में क्या होगा, फॉल होगा। तो इसलिए क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, दैट इज I1 इंटू R1, उसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट्स व्हाई इट इज I1 R1 इज नेगेटिव। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इस पॉइंट B से इस पॉइंट C की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं अब हम। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रांच के अंदर करंट की डायरेक्शन B टू C है, वो कैसा साइन आएगा, उसका फॉल इन पोटेंशियल होगा, और दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव साइन। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बैटरी है और बैटरी में ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो बैटरी में जब हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चलेंगे, ट्रेवल हम यहाँ करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या होगा यहाँ पे, उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल में फॉल होगा। तो दैट्स व्हाई E2 का जो साइन आएगा, कन्वेंशन साइन आएगा यहाँ पे, वो क्या आएगा, फॉल इन पोटेंशियल आएगा। दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन आएगा E2 पे भी। नाउ कम टू दिस पॉइंट C। अब हम ट्रेवल कर रहे हैं पॉइंट C से पॉइंट D की तरफ। पॉइंट C से पॉइंट D की तरफ हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेवल का डायरेक्शन है C से D, लेकिन इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन है D टू C। तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो राइज इन पोटेंशियल होगा। दैट्स व्हाई इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी साइन हम कैसी लेंगे, उसकी साइन हम लेंगे पॉजिटिव। दैट्स व्हाई I3 इंटू R3 विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव साइन। तो इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन कंसीडर किया हुआ है। आगे चलते हैं हम इस पॉइंट D से पॉइंट A की तरफ। D टू A अब हम ट्रेवल कर रहे हैं। हमारा ट्रेवल की डायरेक्शन देखिए ये है, और इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन भी सेम यही है, D से A की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट हमको वोल्टेज सोर्स मिलता है एक E1, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो हम बैटरी में ट्रेवल कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जब बैटरी के केस में नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ हम ट्रेवल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, राइज इन वोल्टेज होगा या राइज इन पोटेंशियल होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको साइन जो देंगे वो कैसा देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो इसलिए E1 पे जो साइन दिया हमने वो पॉजिटिव दिया, राइज इन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो हमको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर R4। तो R4 में देखिए रेजिस्टेंस में के ट्रेवल की डायरेक्शन और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है। ट्रेवल की डायरेक्शन और करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो जब रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन होती है, ट्रेवल की भी और करंट फ्लो होने की भी, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फॉल इन पोटेंशियल होगा। तो इसलिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज I4 इंटू R4, वो कैसा होगा, उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई I4 इंटू R4 इसका साइन जो है वो नेगेटिव है। क्लियर। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम अप्लाई करें इसके ऊपर, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है समेशन ऑफ E और V प्लस समेशन या सिग्मा I इंटू R इज इक्वल टू 0। माने जितने भी IR ड्रॉप हैं उनको ऐड कीजिए, जितने भी EMF सोर्स हैं या जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको ऐड कीजिए, और इनका एल्जेब्रिक सम जो होगा that will be equal to 0. So that's why साइन के साथ में हम यहाँ पे लेंगे। तो I1 R1 नेगेटिव साइन था तो इसलिए माइनस I1 R1। ओके, I2 R2 हमने देखा नेगेटिव साइन लिया हमने तो माइनस I2 R2।
I3R3 पॉजिटिव साइन था, तो I3R3 का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे हम इसलिए कंसीडर करके चलेंगे इसका डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये साइन इसका पॉजिटिव आ गया। इसी तरीके से I4R4 नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। इसी तरीके से E2 का नेगेटिव साइन आया तो माइनस E2, और E1 का पॉजिटिव साइन है इसलिए प्लस E1। तो इन सबको ऐड करेंगे हम, इन सबका एल्जेब्रिक सम अगर हम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, विल बी इक्वल टू 0। और इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो टोटल IR ड्रॉप होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टोटल ड्रॉप होगा, उसका एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू जो बैटरी के कारण जो EMF होगा उसका एल्जेब्रिक सम। तो यहां से हम इस इक्वेशन से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3 प्लस I4R4 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इसके साइन कन्वेंशन किस तरीके से लिए जाते हैं ये हमने यहाँ पे समझा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। भाई इस एग्जांपल से समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द वोल्टेज Vs अक्रॉस द ओपन स्विच इन द सर्किट ऑफ फिगर। ये जो सर्किट दिया गया है यहाँ पे फिगर में, इसमें इस ओपन स्विच के अक्रॉस जो वोल्टेज Vs है इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम KVL अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब हम मूव करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारा मोशन का डायरेक्शन इस सर्किट में ये है, इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए से बी की तरफ हम यहाँ चलते हैं। तो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो साइन कन्वेंशन Vs के लिए जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो इट इज Vs। नाउ लेट्स गो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं बैटरी के अंदर। तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब मूव करेंगे बैटरी के अंदर, तो जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो साइन रहेगा इसका वो पॉजिटिव रहेगा। तो दैट्स व्हाई Vs प्लस 10। देन आगे देखें ना, पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ मूव करते हैं इस डायरेक्शन में। तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो देखिए बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है और ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि फॉल इन वोल्टेज। तो फॉल इन वोल्टेज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो -20। नाउ फ्रॉम डी टू ए इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो डी टू ए जब हम मूव करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाली जो बैटरी है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा फॉल इन वोल्टेज, तो ये आएगा -50, नेगेटिव साइन आएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो बैटरी 30 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे माइनस से प्लस प्लेट की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे राइज इन वोल्टेज आएगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन आएगा प्लस और ये +30। और अकॉर्डिंग टू KVL ये अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज Vs इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -10 + 20 + 50 - 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा Vs इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो इस तरीके से KVL अप्लाई करके हम इस स्विच Vs के अक्रॉस पोटेंशियल या वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द अननोन वोल्टेज V1 इन द सर्किट ऑफ फिगर। ये जो फिगर दिया गया है इसमें जो है ये अननोन वोल्टेज V1 है, इस वोल्टेज को हमको कैलकुलेट करना है। तो इस फिगर को यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक मैश यहाँ पर ये दिख रही है हमको, एक मैश यहाँ पे हमको ये दिख रही है और एक मैश हमको यहाँ पे ये दिख रही है। लेकिन इसको देखें अगर हम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हमको सर्किट दिखता है। और यदि हम ध्यान से देखें तो सिंपली KVL अप्लाई करके हम इस वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। KVL अप्लाई करने के लिए आप देखिए ये जो आउटर लूप है ABCDEFA, अगर हम इस लूप को देखें तो इस लूप पे हम KVL अप्लाई करके इस वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस लूप को देखिए ABCDEFA, इस लूप में हम देखेंगे तो हम मान लीजिए यहाँ से चलना, हम ट्रेवलिंग यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट नंबर A से, और हमारे मोशन की डायरेक्शन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ चले हम, तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है। पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ चले, पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जब हम चलेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ हम आएंगे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए। तो इस वाली ब्रांच में मोशन की डायरेक्शन हमारी हुई C to D, और इस ब्रांच में करंट का जो फ्लो हो रहा है वो भी C to D हो रहा है। तो जब करंट का फ्लो C to D होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा। तो जब एंटर करेंगे यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो उसका साइन कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा दैट इज -16 × 3 ये आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम चले पॉइंट डी से ई की तरफ से, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं लगा हुआ है, कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। ई से एफ की तरफ चले तो ई से एफ की तरफ यदि हम चलेंगे तो मोशन की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
डायरेक्शन में E2F आएगी। और यहाँ पे देखिए इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का, वो पॉइंट E से पॉइंट F की तरफ फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन रहेगा और ये नेगेटिव साइन रहेगा। तो जब हम सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उस पर नेगेटिव साइन आएगा। तो इसलिए ये आएगा -4 × 2। नाउ F से A की तरफ चलें तो हम सबसे पहले हमको ये पैरामीटर मिलता है जो कि एक बैटरी है और मोशन की डायरेक्शन हमारी F to A है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी के अंदर हम माइनस से प्लस साइन की तरफ हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज +40। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज दी रेजिस्टेंस R1 एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दैट इज V1। और यहाँ पे देखिए मोशन की डायरेक्शन हमारी ये है और ये पॉजिटिव साइन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम जो है ट्रेवल करेंगे, माने करंट की डायरेक्शन इसमें यही रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन सेम होने के कारण जो पोटेंशियल का या वोल्टेज ड्रॉप का जो साइन आएगा यहाँ पे वो नेगेटिव साइन आएगा, दैट्स व्हाई इट इज -V1। एंड अकॉर्डिंग टू KVL द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन कैलकुलेट इट इजीली। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -48 -8 +40 -V1 इज इक्वल टू 0। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V1 इज इक्वल टू 16 वोल्ट। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है फॉल इन voltage. Okay, the answer is -16 volt. So now come to the next is the series parallel circuit. So series parallel circuit is the combination of series circuit and the parallel circuit. So first of all just understand the series circuit, what is the series circuit and what is the parallel circuit. तो देखिए series circuit क्या होता है कि अगर आपके पास में मान लीजिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, मान लीजिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपके पास में, ये मान लीजिए सेकंड रेजिस्टेंस है आपके पास में, और ये मान लीजिए आपके पास में थर्ड रेजिस्टेंस है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का टर्मिनल नंबर 1 है, ये टर्मिनल नंबर 2 है, ये सेकंड रेजिस्टेंस का टर्मिनल नंबर 1 है, ये टर्मिनल नंबर 2 है, या ये थर्ड रेजिस्टेंस का टर्मिनल नंबर 1 है और ये थर्ड रेजिस्टेंस का टर्मिनल नंबर 2 है। तो अब अगर इन रेजिस्टेंसेस को हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट करें, थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब ये कॉम्बिनेशन किसी सर्किट में लग जाता है तो उस कंडीशन में हम उस सर्किट को कहते हैं सीरीज सर्किट। के एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, मान लीजिए इसी तरीके से हम ये तीन रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया ये सीरीज में, फर्स्ट रेजिस्टेंस, द सेकंड रेजिस्टेंस एंड द थर्ड रेजिस्टेंस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और इसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी V से। ये प्लस प्लेट हो गई, ये माइनस प्लेट हो गई इस वोल्टेज की, एंड दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R3 सपोज। सो इन दिस कंडीशन वन करंट I विल फ्लो। सो सिंस यहाँ पे देखिए केवल एक ही पाथ है, तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस से केवल एक ही करंट पास होगा एंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज I। तो यहां से हमको एक चीज पता लगती है कि सीरीज सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। और इस करंट की वैल्यू क्या जाएगी, सबसे पहले तो देखें यहाँ पे कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एम्पियर। इतना एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा। नाउ देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इस कॉम्बिनेशन को अगर हम इस तरीके से ना जोड़ती है, अगर हम इस तरीके से जोड़ें कि इनके सारे के सारे वन टर्मिनल तीनों रेजिस्टेंसेस के एक पॉइंट पे और सेकंड टर्मिनल एक पॉइंट पे अगर हम कनेक्ट कर दें, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ अक्रॉस अगर हम कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा दें तो एक सर्किट में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा और उस सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। तो देखिए अगर हम इसको सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इनको हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और सेकंड टर्मिनल को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स हमने ये लगा दिया, ये वोल्टेज सोर्स लग गया। तो अब देखिए इस पॉइंट पे ये हमने सप्लाई दे दी है, ये कॉमन पॉइंट है तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए। इसकी वैल्यू हमने मान ली R1 है, इसकी वैल्यू R2 है और इसकी वैल्यू हमने मान ली 3R3।
और ये वोल्टेज सोर्स हो गया V, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तब यहाँ से जब ये करंट चलेगा, फ्लो होगा I, तो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो इसको 3 पाथ मिलेंगे। एक तो पाथ ये R1 रेजिस्टेंस का, दूसरा पाथ R2 रेजिस्टेंस का, तीसरा पाथ R3 रेजिस्टेंस का। तो मान लीजिए हमने देखा यहाँ पे कि करंट यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये करंट का डिवीजन होगा किसके अकॉर्डिंग, इन रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों का रेजिस्टेंसेस का कॉमन है और इसी के अक्रॉस वोल्टेज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक पैरामीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कॉमन होगा या कांस्टेंट होगा या सेम होगा। ठीक है, तो अब यहां से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मान लीजिए कि हमने फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है दैट इज I1, सेकंड में जो जा रहा है वो I2 है और थर्ड में जो जा रहा है वो I3 है। तो यहां से I की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो यहां से I की करंट की टोटल वैल्यू जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इतना टोटल करंट हमको यहां से मिलेगा और जो वोल्टेज होगा वो R1, R2, R3 के अक्रॉस इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू V। अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/Req, 1/Requivalent इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो R इक्विवेलेंट हम इसका एलसीएम R1, R2, R3 का एलसीएम लेकर के हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सीरीज, ये हुआ कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन का मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला दिया जाए तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं वो कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा। मान लीजिए कि सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ये दूसरा ये सीरीज में कनेक्टेड है इसके, और इसके बाद में यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दो रेजिस्टेंस आपस में ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसके अक्रॉस मान लीजिए कोई भी एक वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया यहाँ। तो इस तरीके का जो सर्किट होगा ये कहलाएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और ये रेजिस्टेंस R4 है और यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दी V, ये प्लस ये माइनस, और जब यहाँ से करंट हमने मान लिया कि सर्किट में फ्लो किया हमने, यहाँ से I करंट फ्लो होगा जैसे ही स्विच ऑन होगा। तो इस रेजिस्टेंस R1 और R2 चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से ये कॉमन करंट I फ्लो होगा और जब ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा और वो डिपेंड करेगा इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि करंट की वैल्यू हो गई I1 और यहाँ पे करंट की वैल्यू हो गई I2। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल भी कुछ अलग होगा। यहाँ पे पोटेंशियल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कुछ होगा, और वो कितना होगा, जो यहाँ से टोटल वोल्टेज मिला हमको, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा वो हमको यहाँ पे मिलेगा। तो इस वोल्टेज को हमने मान लिया V1 और इस वोल्टेज को हमने मान लिया V2। सो अकॉर्डिंगली हम जैसे जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो इस सर्किट को हम उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में फिर कंबाइंड करके फाइनल रिजल्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज पैरेलल सर्किट। So now come to the next is node voltage method। तो आइए इस मेथड को देखते हैं। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस मेथड के बारे में उनको देखिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन केसीएल। ये मेथड जो है वो किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। ओके, द सेकंड इज दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेड फॉर नेटवर्क हैविंग मेनी पैरेलल सर्किट्स विद कॉमन ग्राउंड कनेक्टेड सच एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये मेथड पर्टिकुलरली ऐसे नेटवर्क के लिए सुटेबल है जिनमें नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट हो विद कॉमन ग्राउंड कनेक्शन, और जिनके ग्राउंड जो है वो कॉमनली कनेक्टेड हो किसी एक पॉइंट पे या किसी एक नोड के ऊपर
या जंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड एवरी जंक्शन इन द नेटवर्क वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट्स इज रिगार्डेड एज नोड। ऐसा कोई भी पॉइंट नेटवर्क के अंदर जहां पर की उस नेटवर्क की 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस मिलेंगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे नोड। नेक्स्ट इज वन नोड इज रिगार्डेड एज रेफरेंस नोड और डेटम नोड और जीरो पोटेंशियल नोड। और जितने नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे उसमें से एक नोड को हम रेफरेंस नोड या डेटम नोड बनाएंगे जिसका की पोटेंशियल 0 रहेगा। तो 0 पोटेंशियल रहेगा मतलब उसको ग्राउंड करना होगा। द नेक्स्ट इज इफ नंबर ऑफ नोड्स आर n देन नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड बिकम n-1। मतलब कि अगर उस नेटवर्क के अंदर या उस सर्किट के अंदर टोटल नंबर ऑफ n नोड्स बनते हैं तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी वो n-1 बनेगी। माने कि अगर किसी नेटवर्क के अंदर टोटल 4 नोड्स हैं तो नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो बनेंगी जिनको सॉल्व करना है वो 3 होंगी। 4 - 1 = 3 होंगी। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज ये सर्किट है हमारे पास में दिया हुआ है और इसको हमें नोड वोल्टेज मेथड से सॉल्व करना है। सो इन दिस सर्किट यू कैन सी इजीली दैट दिस पॉइंट 1 इज ए नोड। व्हाई इट इज ए नोड? ये नोड इसलिए है क्योंकि नोड की डेफिनेशन क्या दी गई, हमको बताया गया कि नोड वो पॉइंट है जहां पे सर्किट की मिनिमम 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हो। तो इस पॉइंट 1 पे देखिए एक ब्रांच ये R1 रेजिस्टेंस वाली, एक ब्रांच ये R2 रेजिस्टेंस वाली और एक ब्रांच ये R4 रेजिस्टेंस वाली कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दिस पॉइंट 1 as a node. The other point 2 is also a node. The reason is same. Here also this branch R2 resistance branch is connecting at point 2. This R3 resistance branch is also connecting at point 2. And this R5 resistance branch is also connecting at this point 2. So that's why this is also a node. Now come to this point. This is also a node because here also 3 branches are connecting here. One branch is of this E1 battery. The other one is of this R4 resistance and the other one is this branch. Similarly here at this point, since this point and this point are on same potential, so these are the common point and we can consider these 2 points as a single point or a single node. So since this is a common node, so that's why we can consider it as a reference node. So since the potential of the reference node is 0, so that's why we can ground it and we can name it, we can give the name as reference node. This is our reference node and the potential at this point is 0. So now just solve this circuit. So first of all we will apply the KCL on node number 1. So first of all we will consider node 1. So for node 1. Now come to the node 1. node 1 को देखें, इस नोड पे हम KCL अप्लाई करते हैं। So now apply Kirchhoff's current law at node 1. तो इस नोड नंबर 1 पे हम Kirchhoff's current law अप्लाई करें तो KCL कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर किसी जंक्शन पे या किसी नोड पे करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है और उस जंक्शन पे या उस नोड पे इनकमिंग करंट्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो आइए इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करें तो देखें कि यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन गिवन है I1 दैट इज टुवर्ड्स दिस नोड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट I2 is away from this node and also I4 is also away from the node. So now apply KCL at this point. Since I1 is the incoming current, so it will be positive. So I1 is positive and I2 and I4 are negative since these currents are leaving this point or this node. So I1 minus I2 minus I4 is equal to 0 or we can say I1 is equal to I2 plus I4. So this is our equation number 1 suppose. Now just calculate the value of these current I1, I2 and I4. So first of all we will consider this current I1. We will calculate the value of I1. हम इस I1 current की value calculate करेंगे. So the value of I1 will be equal to I1 current इस पॉइंट पे आ रहा है तो I1 क्या होगा, I1 होगा इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा। तो सपोज दिस इज नोड 1 तो इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है V1 और इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे पोटेंशियल हमको दिख रहा है E1 तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा that will be equal to, this is at higher potential, so I1 is equal to E1 minus V1 and the resistance of this branch is R1, so divided by R1 ये हो जाएगा हमारा। Now calculate this current I2. So the I2
is equal to I2 is the current between the node number 1 and node number 2. So here we are considering that the voltage at node 2 is V2. So the potential difference between these two nodes is V1 minus V2. So here we will write V1 minus V2, and the resistance between these two nodes is R2. So divide R2. So this is the value of the current flowing in this branch through this resistance R2. Now we have to calculate I4. So what will be the value of I4? Just see that we are writing here I4 is equal to, I4 is flowing in this branch, and this branch is connected between node number 1 and reference node. So the voltage here at reference node is equal to 0. So the potential difference between these 2 points is equal to V1 minus 0, and the corresponding resistance is R4. So it will be equal to V1 upon R4, or you can say V1 minus 0 is equal to V1. So that's why we are writing directly here V1 upon R4. Now just substitute these values in equation number 1. So we can solve it. So just put the value of I1 here at this place, I2 at this place, and I4 at this place. So the value of I1, E1 minus V1 upon R1 is equal to, the value of I2 is V1 minus V2 divided by R2. This is R2. R2 minus V1 divided by R4. So the equation will become like this. Now just solve this equation. So if we will solve this equation, so it will become V1, and it will become 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R4 minus V2 by R2 minus E1 by R1 equal to 0. So now consider it as equation number 2. Now come to the next node, that is node number 2. Similarly, we will solve the same for node number 2. So apply KCL at node number 2, Kirchhoff's current law at node 2. This is not node number 2. So here I2 current is coming towards node, I3 current is coming towards node, and I5 current is leaving. So the equation will be I5 is equal to I2 plus I3 here. So now calculate the value of I5, I2 and I3 at this node. So the value of I5 will be, I5 is the branch of R5 resistance. So this branch is connected between node number 2 and this reference node. So the potential difference between these 2 points will be V2 minus 0. Since the potential of reference node is equal to 0, so that's why it is V2 minus 0. So V2 minus 0 is equal to V2. So we will write here I5 is equal to V2 upon the corresponding resistance is R5, V2 upon R5. Now I2 we have already calculated I2 in the for node number 1. So the I2 will be same. It is the direction of current is not changed, so that's why the I2 is equal to V1 minus V2 by R2, and I3 is the current between the node number 2 and this battery. So just see here the direction of this battery is just opposite. Here is the negative plate and this is the positive plate. So the potential difference between these 2 points is equal to E2 minus V2. So it is E2 minus V2 by R3. E2 minus V2 by R3. So just put these values. So just put these values in this equation. So this equation become V2 upon R5 is equal to V1 minus V2 by R2 plus E2 minus V2 by R3. And when we will solve this equation, so this equation will become like this: V2 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R5 minus V1 by R2 minus E2 by R3, and this is equal to 0. So this is our equation. So we are considering here it as equation number 3. Now we can solve this equation number 2 and this equation number 3. These are the two simultaneous equations, and by solving this equation we can calculate the value of V1 and V2.
So for simplicity of the solution, we are considering the resistance of equation number 1 and 2 as conductance. So using conductance instead of resistance, the equation 2 and 3 may be written as, so the equation number 2 will become V1 G1 plus G2 plus G4 minus V2 into G2 and माइनस E1 G1 इज इक्वल टू R। ये कैसे हुआ ये देखिए, G1 क्या है यहाँ पे, G1 G2 G4 ये क्या चीज है, ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। G इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन R। सो दैट्स व्हाई G1 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू G1, 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू G2 एंड 1 अपॉन R4 इज इक्वल टू G4। सेम हियर 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू G2 एंड 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू G1। नाउ similarly, for equation number 3, the equation number 3 will become V2 G2 plus G3 plus G5 minus V1 G2 minus E2 G3 is equal to 0. Now, these are two simple simultaneous equations and we can solve these two equations by any method. So, here for solution purpose, we are using the matrix form. So, these equations may be written in matrix form. So, in matrix form, these equation will become, so this is G11. So, it is G1 plus G2 plus G4 minus G2 ये हो जाएगा एंड 2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी एंड दिस विल बी माइनस G2 एंड दिस विल बिकम G2 plus G3 plus G5 V1 V2 and equal to this is E1 G1 and E2 G3, or you can write it as G11 minus G12 minus G21 G22 V1 V2 is equal to sigma I1 sigma I2. So now this is the simple matrix that can be solved easily by using the Cramer rule. तो इस तरीके से नोड वोल्टेज मेथड से हम किसी भी सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे G11 क्या चीज है, G12 क्या चीज है, G21 क्या है और G22 क्या है। तो G11 जो है वो है नोड 1 से कनेक्टेड ऑल दी कंडक्टेंस, G12 है 1 और 2 नोड के बीच का जो कॉमन कंडक्टेंस है वो, G21 इज सेम the conductance between node 2 and 1 and G22 is the total conductance at node 2. So now come to the next. So the next is mesh current method. तो mesh current method से किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है हमको। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है दी होल नेटवर्क डिवाइडेड इन नंबर ऑफ मैशेस, मतलब कि पूरे नेटवर्क को नंबर ऑफ मैशेस में हमको डिवाइड करना होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में ईच मैश इज असाइंड अ मैश करंट हैविंग कंटिन्यूअस पाथ, और उसके बाद में हर एक मैश को हमको इंडिविजुअल करंट असाइन करना होगा जिसका कि एक कंटिन्यूअस पाथ होगा। दैट इज द करंट इज नॉट सप्लाइड एट ए जंक्शन, मतलब कि ये वो करंट नहीं होगा जो कि जंक्शन पे सप्लाई हो रहा है। द सेकेंड स्टेप इज चूज डायरेक्शन ऑफ मैश करंट। मैश के अंदर हमने जो मैश को जो करंट असाइन किया है उसका हमको डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा सेकेंड स्टेप में। एंड देन इन थर्ड स्टेप राइट केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश यूजिंग द सेम साइन एज अप्लाइड टू केवीएल, और उसके बाद में हमको केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना होगा और केवीएल की इक्वेशंस हमको लिखना होगी यूजिंग द सेम साइन जो कि हम केवीएल में अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। जितनी अननोन क्वांटिटीज हैं उतनी ही नंबर ऑफ मैशेस होना चाहिए। सॉल्व द इक्वेशंस बाय एनी मेथड एंड डिटरमाइन द मैश करंट, और उसके बाद में उन इक्वेशंस को किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं और मैश करंट हमको फाइंड आउट करना होगा। एंड द लास्ट स्टेप इज फाइनली डिटरमाइन द ब्रांच करंट फ्रॉम मैश करंट, और फाइनली हमको ब्रांच करंट कैलकुलेट करना होगा या ब्रांच करंट हमको निकालना होगा मैश करंट से। सो दीज आर दी स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो इन दिस मेथड। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि ये हमको एक नेटवर्क दिया हुआ है और इसमें हमको मैश करंट मेथड अप्लाई करना है और ब्रांच करंट कैलकुलेट करना है। तो हियर इन दिस सर्किट वी आर हैविंग 3 कंटिन्यूअस पाथ, यू कैन सी हियर। The first path is this one, the throw E1, R1, R3, R2 and again E1. The second one is R6, E3, R7, R5 and R3, and the third one is the R2, R5, R4, E2. So these are the 3 closed paths. So we can consider these 3 closed path or continuous path as
three meshes. So now first of all assign the current to these meshes. So suppose this is our mesh number 1. So we are here assigning current like this. So this is the direction of flow of current. Let this is current I1. Consider this is as mesh number 2 and the direction is, ये डायरेक्शन आप कैसा भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको नोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी पड़ेगी. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी मैश में आप क्लॉकवाइज ले लें या किसी मैश में आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं. ये सारी की सारी. सो नाउ हमने तीन मैश करंट I1, I2 और I3 इन तीन मैशेस को हमने असाइन कर दिए. सो नाउ in next step we have to apply Kirchhoff's voltage law on each mesh. So apply KVL on mesh number 1. First of all we are solving this mesh number 1, this mesh. Okay, so when we will apply the KVL, so first of all you can see we are considering this point. From this point we are traveling, we are starting our travel in this closed path or in this mesh. So in this battery we are going from negative plate to positive plate, so there will be a rise in potential, though the sign of this E1 will be equal to positive. So this is our E1. Now this is at higher potential and this is at lower potential and the direction of travel and the current is same, so that's why the sign will be negative. So E1 के बाद में आएगा आपका I1 into R1. ये नेगेटिव साइन आपको समझ में आया है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है. यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माने करंट की डायरेक्शन और हमारे मोशन की डायरेक्शन दोनों जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है. इसलिए ये R1 रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉइंट होगा. तो जब हम रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, फॉल इन वोल्टेज होगा. तो दैट्स व्हाई it will assign negative sign. Now come to here at this point R3. So the same here the sign will be minus, and in this branch of this mesh, since this branch resistance R3 is common between the mesh number 1 and mesh number 3, so that in this branch the resultant current will be I1 minus I3. कैसे I1 minus I3 कैसे हुआ कि ये करंट I1 ये आ रहा है इस डायरेक्शन से और ये करंट I3 ये जा रहा है इस डायरेक्शन से. तो इसके अंदर जो नेट रिजल्टेंट करंट होगा वो होगा I1 minus I3. So that's why it is I1 minus I3 and the resistance is R3. So it will become R3 into I1 minus I3. Now next is R2. So this branch R2 resistance branch is common between this mesh number 1 and this mesh number 2. So similarly here also you can see that the direction of our motion for current I1 is in this direction and for I2 in opposite direction. So the resultant current in this branch is equal to I1 minus I2 and the resistance is R2. So minus R2 I1 minus I2 and is equal to 0. तो हमने इस मैश के ऊपर KVL अप्लाई कर दिया और KVL की हमको ये इक्वेशन मिल गई. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा I1 R1 प्लस R3 I1 minus I3 plus R2, this is R2 I1 minus I2 is equal to E1. और इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा I1 इंटू ये आएगा यहाँ से R1, यहाँ से आएगा R3 और यहाँ से आएगा R2. तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड माइनस में आएगा हमारे पास में R2 इंटू I2. तो माइनस I2 इंटू R2 एंड माइनस में आएगा I3 इंटू R3 माइनस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू E1. तो ये सॉल्व करने के बाद में हमारी इक्वेशन बन गई फाइनल इक्वेशन. तो हम इसको मैश नंबर 1 के लिए डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1. नाउ कम टू दी मैश नंबर 2. तो फर्स्ट स्टेप इज अप्लाई KVL. तो अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन मैश नंबर 2. तो मैश नंबर 2 के ऊपर हम KVL अप्लाई करें तो देखिए यहाँ से हम चलना शुरू कर रहे हैं. डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज हमने
हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ से चलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बैटरी विल कम हियर, द वोल्टेज विल राइज बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। E2 आ गया पॉजिटिव, देन ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो ये आएगा आपका माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये वाली ब्रांच कॉमन थी मैश 2 और मैश 1 के बीच में, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट इसमें जो पहले निकालेंगे हम रिजल्टेंट करंट, वो आएगा I2 minus I1 and the associated resistance is R2, so it will become R2 into I2 minus I1. Now come to this point. So again this resistance is common between mesh number 2 and mesh number 3, and the resultant current in this branch of this mesh, this current I2 will be in this direction, downward direction, and this current I3 will be in upward direction. So the resultant current in this branch will be equal to I2 minus I3, and associated resistance is R5, so it will become minus R5 I2 minus I3. Now come to, चलिए आगे चलें तो देखिए एक ये ब्रांच बच रही है अब हमारे पास में, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा I2 और ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे R4 एंड दिस पॉइंट विल बी एट हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी देखिए करंट की डायरेक्शन यही है, तो करंट की डायरेक्शन सेम है और हमारे मोशन की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो जब रेजिस्टेंस के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो फॉल इन वोल्टेज होगा, so that's why the sign will be minus and it will be R4 into I2 is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली पहले वाले की तरह, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस R2 I1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R5 into I2 माइनस R5 into I3 is equal to E2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड मैश के लिए हमारी इक्वेशन हो गई। अब आइए इस थर्ड मैश को देखें। अगेन द same steps we will apply on this mesh number 3. So apply KVL, Kirchhoff's voltage law, on mesh number 3. So just come see here. Here the direction of current due to this battery will be this, and our direction of this motion is क्लॉकवाइज इन दी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मोशन करेंगे बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल इन वोल्टेज होगा। तो दैट वाई दिस इज माइनस E3 फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ कम टू दिस पॉइंट, तो दिस रेजिस्टेंस इज R7, so the direction of current in this branch will be due to this battery will be this, and the direction motion is in the opposite direction, so the sign will be positive, so plus I3 R7. Now come to the next. So this branch is common between mesh number 3 and mesh number 2. The resultant current in this branch will be I3 minus I2. So it will become R5 into I3 minus I2. Now come to this branch. So in this resistance the resultant current will be I2 minus I1. I1 करंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और I3 करंट नीचे से ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। तो रिजल्टेंट करंट होगा इस ब्रांच के अंदर दैट विल बी I3 माइनस I1 एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे R3 है, तो ये हो जाएगा प्लस R3 I3 माइनस I1 एंड अगेन एट दिस रेजिस्टेंस। सो हियर अगेन यू कैन सी the same sign conventional method you can use, so it will become plus I3 into R6 is equal to 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये हो जाएगा आपका I3 R7 प्लस I3 R7 प्लस R5 I3 माइनस R5 I2 प्लस R3 I3 माइनस R3 I1 प्लस I3 R6, और इस C3 को हम इधर ले आते हैं तो इक्वल टू इधर माइनस का, तो इधर हो जाएगा प्लस का I2। तब ये सारा मल्टीप्लीकेशन करके हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब नाउ I1 वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दिस इज द सिंगल टर्म ऑफ I1, तो माइनस R3 इंटू I1। I2 वाली टर्म देखें तो I2 की एक टर्म यहाँ है एंड दिस इज ऑल्सो सिंगल टर्म, सो माइनस R5 इंटू I2 एंड I3 की टर्म देखें तो I3 की एक टर्म यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये हो जाएगा प्लस I3 R7 प्लस R5 प्लस R3 प्लस R6 इज इक्वल टू E2। और इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखें, तो ये हो जाएगा माइनस
R3I1 माइनस R5I2 प्लस R, इसको सीक्वेंस लिख लेते हैं, तो R3, 3 के बाद में 5 तो R5, 5 के बाद में 6 तो R6 एंड 6 के बाद में 7 तो R7 इज इक्वल टू E2। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड मैश के लिए, मैश नंबर 3 के लिए। तो जितनी हमारी मैश थी उतनी हमारी इक्वेशन बन गई है। तो अब इन 3 इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करूंगा। तो आइए देखते हैं, इनको मैट्रिक्स मेथड में रखें हम। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी यहाँ पे, ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे इन इक्वेशंस की बन जाएगी। मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, 3 इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट देखें हम, इक्वेशन हमारी नंबर 1 बनी थी, तो यहाँ पे R11 की वैल्यू थी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R11। नाउ R12 की वैल्यू देखें, यहाँ पे 12 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, R12 की वैल्यू माइनस R2 और 13 की वैल्यू माइनस R3। तो दिस इज माइनस R2 एंड माइनस R3। ये फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। एंड The current in all 3 equations is I1, I2, I3 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो वोल्टेजेस 3 इक्वेशंस में आ रहे हैं वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज E1, E2, E3। अब सेकंड इक्वेशन से देखें, तो सेकंड इक्वेशन में जो पैरामीटर हमको मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, R12 की वैल्यू मिल रही है हमको माइनस R2, R22 मिल रहा है हमको R2 प्लस R4 प्लस R5 और R23 मिल रहा है वो R5 मिल रहा है। इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। R12 की वैल्यू हमको मिली माइनस R2, R22 की जो वैल्यू मिली इक्वेशन से वो मिली हमको R2 प्लस R4 प्लस R5 और 3 की जो वैल्यू मिली वो मिली माइनस R5। नाउ सी द इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में R31 की वैल्यू माइनस R3 है, R32 की वैल्यू माइनस R5 है और R33 की वैल्यू है R3 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7। So just write these values. R31 is minus R3, 32 is minus R5 and this is R3 plus R5 plus R6 plus R7। तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बन गई है और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम इजीली ब्रांच करंट की वैल्यू I1, I2 और I3 कैलकुलेट करके हम ब्रांच करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम मैश करंट निकालेंगे। मैश करंट है हमारे I1, I2, I3, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद में ये जो फिगर हमने देखा था, इस फिगर को देखते हुए हम हर एक ब्रांच के अंदर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा इस फर्स्ट ब्रांच में करंट जो आएगा वो I1 आएगा, इस ब्रांच में जो करंट था वो I1 माइनस I3 था और इस ब्रांच में जो करंट आएगा वो I1 माइनस I2 था। सिमिलरली यहाँ पे देखें इस मैश के अंदर, तो ये करंट हमारा I1 माइनस I2 था और ये करंट की वैल्यू थी हमारी I2 माइनस I3 और इस करंट की वैल्यू थी I2। इसी तरीके से थर्ड मैश के अंदर देखें हम, तो ये करंट R6 में से फ्लो होगा दैट इज I3, R7 में से फ्लो होगा दैट इज ऑल्सो I3, R5 में से जो करंट फ्लो होगा दैट इज I3 माइनस I2 और I2 माइनस I3 एंड R3 वाली ब्रांच में से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी I3 माइनस I1। तो इस तरीके से हम ब्रांच के करंट्स इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैश करंट को कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। So now come to the next is the superposition theorem. So according to the superposition theorem, if there are two or more than two sources of EMF acting simultaneously in a linear bilateral network, the current flowing through any section is the algebraic sum of all the currents which should flow in that section if each source of EMF were considered separately and all other sources are replaced for the time being by their internal resistance। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में टू और मोर देन टू EMF साइमल्टेनियसली एक्टिंग हो, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स। तो उस सर्किट के किसी भी सेक्शन में जो करंट होगा वो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल द करंट्स विच शुड फ्लो इन दैट सेक्शन इफ ईच सोर्स ऑफ EMF वर कंसिडर्ड सेपरेटली। अगर उनमें से हर एक सोर्स को सेपरेटली कंसिडर किया जाए तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगा, सेपरेट सोर्स के कारण जो करंट फ्लो होगा उस सेक्शन में
उन सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा एंड ऑल अदर सोर्सेस आर रिप्लेस्ड फॉर द टाइम बीइंग बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो आइए प्रोसीजर देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का कि इसको किसी नेटवर्क के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमने ये एक नेटवर्क को कंसीडर किया है जिसमें यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, एक सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है और एक रेजिस्टेंस इसमें R1 यहाँ कनेक्टेड है, R2 यहाँ कनेक्टेड, I3 यहाँ कनेक्टेड है और इनके करंट्स की डायरेक्शन यहाँ पे शो की गई है। इस ब्रांच में R1 के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I1, R2 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2 एंड I3 ब्रांच में जो R3 रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I3। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करें तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि एट ए टाइम एक सोर्स को हम कंसीडर करेंगे और रिमेनिंग सोर्स को, जिस सोर्स को हम रिमूव कर रहे हैं उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सोर्स E1 है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये E2 जो है ये एक आइडियल सोर्स है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस का 0 है। तो इस कंडीशन में जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो उस कंडीशन में ये एक शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट हो जाएगा और अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो ये बैटरी रिमूव करके हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर देते। तो सबसे पहले हम रिमूव कर रहे हैं इस E2 बैटरी को रिमूव कर रहे हैं। तो जब E2 बैटरी को रिमूव करेंगे और हम इस E1 बैटरी को हम कंसीडर कर रहे हैं तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि हमने अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम इस बैटरी को रिमूव कर दिया और इसको रिमूव करके हमने इसको टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। तो अब इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा वो इस बैटरी का करंट फ्लो होगा। सो दिस करंट विल बी, हमने मान लिया कि इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी I1 डैश। इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में उस करंट की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली I2 डैश है और इस R3 रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा उसमें हमने कंसीडर कर लिया करंट की वैल्यू I3 डैश है। तो ये फर्स्ट कंडीशन रही जबकि हमने एक सोर्स को रिमूव किया और एक सोर्स को कंसीडर कर लिया और उस कंडीशन हमने इन करंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो हमने मान लिया कि ये करंट की वैल्यू I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश हुई। अब इसके बाद में सेम स्टेप को हम रिपीट करेंगे यहाँ पे सेकंड सोर्स के साथ में। तो सेकंड सोर्स हमारे पास में जो अवेलेबल है दैट इज E2 बैटरी। तो हम क्या करेंगे, E2 बैटरी को कंसीडर करेंगे और इस E1 बैटरी को रिमूव कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 के साथ। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम इस बैटरी E1 को रिमूव करेंगे तो जो सर्किट हमारा बनेगा वो इस तरीके का सर्किट बनेगा। इस ब्रांच में हमने बैटरी को रिमूव कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया उस बैटरी E1 के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 के साथ में। रिमेनिंग जो पैरामीटर्स थे वो एज इट इज रहेंगे सर्किट के। अब इस बैटरी सोर्स E2 के कारण जो हर एक ब्रांच के अंदर करंट फ्लो होगा, प्रत्येक ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो करंट की कैलकुलेट वैल्यू आई है वो हमने मान लिया कि इस R1 रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई I1 डबल डैश। इस R2 वाली ब्रांच में करंट की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है दैट इज I2 डबल डैश और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू आई कैलकुलेट होकर के दैट इज I3 डबल डैश। तो इस I1 की जो वैल्यू होगी इन इंडिविजुअल सोर्सेस के कारण सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इस किसी भी ब्रांच के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल सोर्स के कारण फ्लो होने वाले करंट के सम के इक्वल होगी, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगी। तो अब फर्स्ट वाले को देखें, अगर हम फर्स्ट वाले केस में जबकि E1 बैटरी को कंसीडर किया था हमने तो I1 डैश की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी। ओके, तो I1 की वैल्यू हम कंसीडर करें तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू जो होगी दैट इज I1 इज इक्वल टू फर्स्ट वाली कंडीशन जबकि E1 बैटरी कंसीडर की थी हमने तो ये वैल्यू आई थी I1 डैश। और जब सेकंड बैटरी हमने कंसीडर की तो देखिए फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में इसकी डायरेक्शन इस I1 करंट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है I1 डबल डैश उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। ये बैटरी E1 के कारण डायरेक्शन ये थी और बैटरी E2 के कारण जो डायरेक्शन आई वो अपोजिट डायरेक्शन आई है। तो इसलिए एल्जेब्रिक सम जब हम करेंगे डायरेक्शन लेकर के तो I1 की वैल्यू होगी I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। ओके, जिस तरीके से I1 कैलकुलेट हुआ उसी तरीके से I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए I2 डबल डैश की वैल्यू हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन I2 डबल डैश करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ है। ओके, और जब हमने फर्स्ट बैटरी E1 कंसीडर की थी तो इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो इसलिए एल्जेब्रिक सम अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी I2 डैश माइनस I2 डबल डैश। सिमिलरली अगर हम देखें तो थर्ड वाली ब्रांच में देखें तो थर्ड वाली ब्रांच में जो करंट की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी I3
I3-E1 के कारण। और सिमिलरली अगर हम देखें जब सेकंड बैटरी हमने लगाई तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमको, इसका एल्जेब्रिक सम करें तो ये हो जाएगा I3- प्लस I3 तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को किसी भी लीनियर नेटवर्क के अंदर हम जो है अप्लाई कर सकते हैं और इंडिविजुअल बैटरी सोर्स को या इंडिविजुअल सोर्स को हम कंसीडर करके किसी भी ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। So now come to the next is the Thevenin theorem. The Thevenin theorem states that the current flowing through a resistor connected across any two terminals of a network by an equivalent circuit having a voltage source ETH in series with the resistor RTH. जहाँ पे ETH जो है वो open circuit voltage है between the required two terminals and it is known as the Thevenin equivalent voltage and RTH is the equivalent resistance of the network as seen from the two terminals with all other sources replaced by their internal resistances. तो आइए इस थ्योरम को समझते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमको एक ये सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में यहाँ पे एक ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस वोल्टेज सोर्स एंड इन अदर ब्रांच द रेजिस्टेंस R3 एंड R2 आर कनेक्टेड एंड अ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड आल्सो हियर बिटवीन द terminal A and B and we have to find out the current in this branch that will be flow through load resistance। हमको इस करंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। तो जब लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और जब हम इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ से हमने इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया तो ये सर्किट हमारा हो गया, ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ से हम टोटल वोल्टेज इस सर्किट का और इस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट को हम कैलकुलेट करेंगे और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्मिनल से देखते हुए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कैलकुलेट करेंगे और रेजिस्टेंस और वोल्टेज कहलाएंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए देखिए तो ये पॉइंट हो गया ओपन, तो यहाँ से इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो भी करंट यहाँ से फ्लो होगा वो इस रेजिस्टेंस R1 और R2 के थ्रू और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के थ्रू होता हुआ फ्लो होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I, तो यहाँ से I करंट जो फ्लो होगा इस ब्रांच से भी I करंट फ्लो होगा। तो इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज यहाँ पे हमको इस ओपन टर्मिनल पे मिलेगा। तो इस ओपन टर्मिनल के वोल्टेज को हमने मान लिया कि ये VOC है। तो इस VOC की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी VOC इज इक्वल टू I इंटू R। तो अब इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमको यहाँ पे A और B टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। तो इस करंट I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले यहाँ से, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए टोटल वोल्टेज अगर हम देखें तो यहाँ पे E है और ये एक सीरीज कनेक्शन हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया R1 प्लस R2 एंड प्लस स्मॉल r। तो इस I की जो वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। तो ये करंट की वैल्यू होगी। इस करंट की वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये इक्वेशन यहाँ से हमको मिल जाएगी VOC इज इक्वल टू E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ये ओपन सर्किट वोल्टेज हमको मिल जाएगा और इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इट इज डिनोटेड बाय VTH। तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल गया हमको यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस बैटरी सोर्स को रिमूव करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में और इस टर्मिनल AB की तरफ से हम देखेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करते हैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। तो यहाँ पे हमने देखी इस बैटरी को इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इस तरीके का सर्किट हमको मिल जाएगा। इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दिया, इसके रिप्लेसमेंट कर दिया इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। अगर हम इस पॉइंट से देखें यहाँ पे तो हमको दिखाई देता है कि ये रेजिस्टेंस R इस रेजिस्टेंस R1 के साथ में सीरीज में कनेक्टेड और इन दोनों का सीरीज कनेक्शन इस रेजिस्टेंस R2 के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इस पोर्शन का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में देखते हैं इस पोर्शन के साथ में ये रेजिस्टेंस R3 सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले तो इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा R प्लस
R1 और ये R प्लस R1 का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके संग में पैरेलल में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा R प्लस R1 इंटू R2 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस पोर्शन का, और इस पोर्शन के रेजिस्टेंस के साथ में ये R3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको हमने इस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे R3, तो ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से देखने पे हमको इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा और इतना इक्विवेलेंट वोल्टेज मिलेगा। ये रेजिस्टेंस हमारा कहलाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज कहलाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब इसके बाद में क्या करना है कि पूरे सर्किट को इस लोड रेजिस्टेंस के साथ में, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा सीरीज में इस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ में और इस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज के साथ। अब देखिए एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ पे हमने सारे के सारे वोल्टेजेस को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए हम इस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को भी हम रिप्रेजेंट ई के फॉर्म में करेंगे, तो VTH इज इक्वल टू ETH। हम ये कंसिडरेशन लेके चलेंगे आगे जितने भी अपने इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे। यहाँ पे वोल्टेज को आप चाहे V से रिप्रेजेंट करें या ई से रिप्रेजेंट कर दें, उससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ETH और RTH कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो ओपन सर्किट वाला रेजिस्टेंस था, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स था, उसको सीरीज में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और ये कहलाता है हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद में ये जो ओपन सर्किट हमारा बचा था AB, ये जो ओपन टर्मिनल थे, यहाँ से हमने एक लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया था, यहाँ पे हम वापस लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था RL, और हमको कैलकुलेट करना था इस लोड रेजिस्टेंस RL से फ्लो होने वाले इस करंट की वैल्यू को, इस IL को हमको कैलकुलेट करना था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस लोड रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में है, तो यहाँ पे एक सिंगल करंट फ्लो होगा, सीरीज करंट फ्लो होगा, और जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा उतना ही करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा REQ इज इक्वल टू RTH प्लस RL, और इक्विवेलेंट वोल्टेज हमारे पास में ETH है, तो हम इस IL की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी हमारे पास में IL इज इक्वल टू ETH दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज डिवाइडेड बाई RTH दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस RL दैट इज लोड रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट की वैल्यू, इतना करंट हमारा इस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को और इस थ्योरम को यूज करके हम किसी भी रेजिस्टेंस से या किसी भी ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now come to the next. Next is Norton theorem. Norton theorem states that in any linear circuit containing several energy sources and resistances can be replaced by a single constant current source IN in parallel with a single resistor RN. यहाँ पे IN जो कहलाता है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट कहलाता है और RN कहलाता है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस थ्योरम में जो प्रोसेस हम करते हैं, मान लीजिए हमको नेटवर्क दिया गया है, तो सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेस क्या करना है इस थ्योरम के अंदर किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कि ये सर्किट दिया गया है हमको और ये RL हमको लोड रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे, और इस लोड रेजिस्टेंस RL में हमको करंट IL कैलकुलेट करना है। कितना करंट इस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस इसका जो होगा वो हम इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ से इस टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे, माने इस लोड रेजिस्टेंस को एक शॉर्ट सर्किट से हम कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ से फ्लो होने वाले करंट को हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा कहलाएगा नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट IN। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारा रहेगा वी विल रीड्रॉ द सर्किट। हम इस नेटवर्क को या इस सर्किट को हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे और हर एक वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। हर एक वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट से या इसके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में हम रिप्लेस कर देंगे। और इस लोड रेजिस्टेंस वाले टर्मिनल को हम ओपन कर देंगे, और जिस तरीके से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी नोन एज नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN। अब इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने जो करंट सोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, IN की वैल्यू जो कैलकुलेट की है और RN की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में हम RL को कनेक्ट कर देंगे, इस लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कनेक्ट कर देंगे, और इस लोड रेजिस्टेंस से कितना
करंट फ्लो होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसका प्रोसेस जो अभी हमने समझा है उसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं सर्किट के ऊपर कि किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो हमारे पास में ये सर्किट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ से। तो जो हमको सर्किट मिलेगा इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके जो इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे हमने इस ब्रांच को हमने शॉर्ट कर दिया लोड रेजिस्टेंस वाली को, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दैट इज ISC शॉर्ट सर्किट करंट, और यहाँ से टोटल करंट I फ्लो हो रहा है। अब इस कंडीशन में हम यहाँ से फ्लो होने वाले इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो इस करंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो इस करंट की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज यहाँ पे है हमारे पास में VS, सो VS डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए कि ये रेजिस्टेंस R3 और ये रेजिस्टेंस R2 ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस रेजिस्टेंस R1 के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये R1 सीरीज रेजिस्टेंस हो गया प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो की वैल्यू आएगी हमारी R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। इतना करंट हमको यहाँ पे मिलेगा, और इस करंट को हम बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I। अब हम कैलकुलेट करें इस करंट शॉर्ट सर्किट करंट ISC को, ये यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट हमारा फ्लो होगा ये इसकी वैल्यू होगी ISC इज इक्वल टू, ये करंट हमारा फ्लो होकर के आ रहा है यहाँ से I, तो ये हो जाएगा हमारा I और इंटू यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3 डिवाइडेड बाई ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया R2 प्लस R3, तो डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो इस तरीके से ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो कि इस लूप के अंदर फ्लो होगा इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे इस सर्किट में इस वोल्टेज सोर्स का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये आइडियल सोर्स है, तो इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो शॉर्ट सर्किट हमने कर रखा था लोड रेजिस्टेंस वाली साइड को, इसको हम ओपन कर देंगे और यहां से देखते हुए हम टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से, और इस शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच को हमने ओपन कर दिया। अब यहां से हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से देखिए ये हमको क्लियर दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R3 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस रेजिस्टेंस R2 के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो आएगा Rn इज इक्वल टू R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसको कि हम बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास में Rn की वैल्यू आ गई है और ISC जिसको कि हम IN नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट बोलते हैं उसकी वैल्यू आ गई है। तो हम इसको जो करंट सोर्स है और जो रेजिस्टेंस है इसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और इसके बाद में इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इस सर्किट को सॉल्व करके हम इस करंट की IL की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी हमारे पास में IL इज इक्वल टू ये जो शॉर्ट सर्किट करंट या IN नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट हमारे पास में आया था IN इंटू ये रेजिस्टेंस है RN, तो RN और ये इसके साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस आया हमारे पास में RN प्लस RL। तो इस तरीके से हम यहाँ से फ्लो होने वाले करंट को इस थ्योरम की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states that a resistive load will absorb maximum power from a network when the load resistance is equal to the resistance of the network as viewed from the output terminals with all energy sources removed leaving behind their internal resistance। मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टिव लोड मैक्सिमम पावर उस कंडीशन में एब्जॉर्ब करेगा किसी भी नेटवर्क से जबकि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी नेटवर्क के रेजिस्टेंस से, जबकि उसे आउटपुट टर्मिनल की तरफ से देखा जाए और ऑल एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में रिप्लेस कर दिया जाए। For example, suppose this is a network
and here E is the generator and Rg is the internal resistance of this generator and R is the lumped resistance of all the connecting wires, etc. So the total resistance, total internal resistance of this network, if we will view from here, this is A and B are the output terminal. So if we view from this point or this side, so in that case the total resistance of this network will be equal to Rg plus R. So here if Rg equal to internal resistance of the generator, R is equal to lumped resistance of connecting wires, then the total internal resistance of the network as viewed from terminal A and B, Ri is equal to Rg plus R. So according to this theorem, the load resistance, this load resistance RL will abstract maximum power from the network when the value of this RL will be equal to this Ri. So the condition of drawing maximum power is RL is equal to Ri. So this is the maximum power transfer theorem. So now let's check the proof of this theorem. So this is the circuit of the network where RL is the load resistance connected at output terminal AB. So now in this condition, the circuit current I is equal to E upon RL plus Ri, and power consumed by the load is, let PL is equal to I square into RL. So put the value of I here. So it will become E square into RL by RL plus RI whole square. So this is the equation number 1, suppose. So now for PL to be maximum, dPL upon dRL is equal to 0. So यहाँ पे PL की value put करके हम differentiate करें with respect to RL. So in that case, this equation will become E square in bracket 1 upon RL plus Ri square plus RL minus 2 upon RL plus Ri whole cube, and it will become again after solving this, so this will become E square 1 upon RL plus Ri square minus 2 into RL by RL plus Ri cube and equal to 0. इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा ये, तो वी कैन राइट हियर और 2RL is equal to RL plus Ri, or from here again we can simplify it, so it may become RL equal to Ri, RL equal to Ri. So where RL is the resistance of the load, or you can say it is the load resistance, and Ri is the total internal resistance of the network. So it is now proved. So now from equation number 1, we can calculate the maximum power. So from equation number 1, the maximum power will be, it is PL and equal to E square into RL and divided by, this is RL is equal to Ri for the maximum power condition. So we can write it as 2RL or 2Ri. Anything we can write here, a square. So the maximum power PL is equal to E square by 4 Ri, or you can say RL. So this is the maximum power that will be drawn by the external resistance RL. तो यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट यूनिट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU कोटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी खत्म होती है। यहाँ पे ये आपका लास्ट टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा थी और डिस्क्रिप्शन आपको समझाना जरूरी था, तो किसी भी डिस्क्रिप्शन को छोड़ा नहीं जा सकता था कि सारी डेरिवेशंस को डिटेल में इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो इसलिए ज्यादा न्यूमेरिकल्स को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया इस वीडियो में। तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में कीजिए, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक सेपरेट वीडियो इस यूनिट का बना के बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर आप लोगों की किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है, तो आप हमको हमारे दिए गए मेल आईडी पे जो कि है studyarambh@gmail.com, जो कि यहाँ पे नीचे फुटर में आपको दिखाई दे रही है, आप हमें इस पे मेल कर सकते हैं, या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है 8890970788, आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर देंगे। और यदि हमको ऐसा लगता है कि एक ही फील्ड से या एक जैसे ही बहुत सारे डाउट लोगों के मिल रहे हैं, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना करके अपलोड कर देंगे। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, तो उसके लिए आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
इसको सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा के रखें, जिससे कि जैसे ही हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने साथियों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल जाए और वो भी इसके साथ में अपनी स्टडी कर सकें। बहुत जल्दी मैं आपके लिए दूसरी यूनिट्स के वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।